बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थिंग्स फॉल अपार्ट जो कि चिनुआ एचेबी ने लिखा है। थिंग्स फॉल अपार्ट के अंदर चिनुआ एचेबी ने एक कल्चरल क्लैश को, एक ट्रेडिशनल क्लैश को दिखाने की कोशिश की है जो कि कॉलोनियलिज्म के अंदर नाइजीरिया में लोगों ने फेस किया था। ये एक ऐसा क्लैश है जो इग्बो कल्चर है और जो कि ब्रिटेन का कल्चर है, उन दोनों के दरमियान में पाया जाता है। इस नॉवल के अंदर हमें एक ऐसा इंसान जो कि एक बहुत ही बहादुर जुर्रतमंद इंसान है जिसका नाम ओकोन्को है, जिसको ओकोन्वोको भी पढ़ते हैं। ये एक इग्बो वॉरियर है। इग्बो उस इलाके का नाम है जहाँ से ये ताल्लुक़ रखता है और ये जो है ना बहुत ज़्यादा ये अपने लोगों से मुखलिस होता है और उसको एक ही चीज़ का डर होता है। इसको डर ये होता है कहीं ये अपने बाप ओकोन्को की तरह ना बन जाए। पे जो यूरोपियन कॉलोनाइजेशन है उसके इफ़ेक्ट्स भी बताए गए हैं कि जब वो लोग यहाँ पे आए थे नाइजीरिया के अंदर तो उन लोगों ने इनके रिलीजन के अंदर, इन लोगों की ज़िंदगी के अंदर क्या किया जो है ना, चेंज किया, किस हद तक चेंज किया और उनका जो इम्पैक्ट था वो नेगेटिव था या पॉजिटिव था। ठीक है, उनका इम्पैक्ट नेगेटिव भी था क्योंकि एक तो ये कि उनकी वजह से लोग बुज़दिल हो गए थे। उन्होंने ओकोन्वोको का साथ छोड़ दिया था, ओकोन्वोको अकेला रह गया था। वो लोग काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टिशियस थे। फिर उन्होंने सुपरस्टिशियस जो चीज़ें थी वो भी छोड़ दी थी क्योंकि वहाँ जब यूरोप के लोग आए थे, जब उन्होंने वहाँ पे अपनी कॉलोनीज़ बनाई और उन लोगों का माइंडसेट चेंज किया कि जो तुम्हारे खुदा हैं, क्योंकि वो मल्टीपल गॉड्स के ऊपर जो नाइजीरिया के लोग थे ना, जो इग्बो पीपल थे, वो सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट था ना उनका गॉड के हवाले से, वो मल्टीपल गॉड्स के ऊपर बिलीव करते थे। तो इन लोगों ने आके उनको बताया कि तुम्हारे गॉड तो कहीं नज़र ही नहीं आते, तुम्हारे गॉड तो तुम्हारे जो दुआएं हैं उनका जवाब ही नहीं देते, तुम्हारे मुश्किल वक्त में मदद ही नहीं करते। तो जो क्रिश्चियनिटी है वही एक सच्चा मज़हब है जिस पे अमल करके ना तुम कामयाबी हासिल कर सकते हो। फिर ये इनके बहुत सारे लोग थे, इवन के जो ओकोन्वोको है उसका अपना बेटा वो भी क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट हो गया था, क्रिश्चियन बन गया था। नेगेटिव इम्पैक्ट ये था कि उनकी जो मोरल वैल्यूज़ थी, उनकी जो सिविलाइजेशन थी, वो सारी की सारी टोटली उन्होंने उनके ट्रेडिशन को ही चेंज कर दिया। और जो दूसरा था वो ये था कि जो इग्बो के आदमी थे ना वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव टाइप के थे, जबकि ये जो क्रिश्चियनिटी आई थी तो ये एग्रेसिवनेस को उस वक्त मतलब कि ना थोड़ा कम कर देती थी। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था क्योंकि वो सेवेज लोग थे, वो जंगली लोग थे, वो वैशी लोग थे जो इग्बो के थे, जबकि ये जो यूरोपियन आए थे, ये सिविलाइजेशन अपने साथ लाए थे। इसी वजह से कहा जाता है कि ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है। थिंग्स फॉल अपार्ट के अंदर हमें शुरू में एक कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम है ओकोन्वोको। ओकोन्वोको एक रेस्पेक्टेड वॉरियर होता है, काफ़ी बहादुर लीडर होता है। के अलावा वो लीडर होता है एक वो कम्युनिटी का जो कि यूमोफिया के अंदर रह रहे होते हैं। ये जो यूमोफिया है ये क्या है, जो 9 विलेजेस हैं उसका नाम था यूमोफिया। उसी के अंदर जो इग्बो कम्युनिटी है वो रहती है, जिसके अंदर ओकोन्वोको भी रहता है। ये बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े में आगे आगे होता था, इसने बहुत ज़्यादा जंगें भी लड़ी थी। तो इस नावल के अंदर जो इग्बो सोसाइटी है उसकी एक डिटेल बताई गई है, उनके कस्टम के बारे में, उनके ऑनर के बारे में, मस्कुलिनिटी के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं उनसे, इनकी जो सोसाइटी थी, एक तो ये कि वो सुपरस्टिशियस लोग थे, ठीक है, और दूसरा ये कि वो मल्टीपल गॉड्स के ऊपर उनका बिलीफ था। तीसरा ये कि वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव थे। और अगर जो है ना उनके कस्टम, उनके ट्रेडिशंस के बारे में बात की जाए तो उनके कस्टम, उनके ट्रेडिशन की सबसे, उनके कल्चर की सबसे अच्छी बात ये थी कि वहाँ पे जो मर्द था वही अपने घर का निज़ाम चलाता था। और एक मर्द को मजबूत और जो है ना रेस्पेक्टफुल, ऑनरेबल तभी समझा जाता था कि अगर उसके पास ज़्यादा बीवियां हैं। ठीक है, तो ये जो ओकोन्वोको है इसके 8 बच्चे थे, 3 इसकी बीवियां थी। मेन स्टोरी ओकोन्वोको के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, ये क्या करता है, क्या होता है। तो इग्बो का जो मैन होता था वो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन होता था, यानी उसके अंदर एग्रेसिवनेस पाई जाती थी, वो काफ़ी रिजिड होता था और जो है ना वो काफ़ी स्कैरी टाइप का जो है ना यहाँ पे वीडियो दिखाया गया है। अगर हम टोटली देखें कि इग्बो जो लोग थे वो कैसे थे, एक तो ये कि वो काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टिशियस थे। सुपरस्टिशियस इस हवाले से कि अगर किसी ने सुसाइड कर लिया तो वो उसको हाथ नहीं लगाते थे। और दूसरा ये
कि अगर दो जुड़वा बच्चे एक साथ पैदा हो गए हैं तो उनमें से जो वो दोनों है ना उनको जाकर जंगल में फेंक दिया जाता था। और तीसरा ये कि उनके पास एक जंगल था जिसमें वो जाते नहीं थे। फिर ये जो यूरोपियन पीपल आए थे ये वहीं पे रहते, जिसकी वजह से इनकी जो सुपरस्टिशियस चीज़ें, मतलब ये बिलीफ था, ये ख़त्म हो गया था कि वो लोग कैसे वहाँ ज़िंदा रह सकते हैं। ठीक है। और चौथा ये कि इनको अगर कोई इनके नाम से बुलाता था तो ये जवाब नहीं देते थे, क्योंकि इनको लगता था कि इनको कोई स्पिरिट बुला रहा है, स्पेशली रात के टाइम। फिर ये पहले पूछते थे क्या मैं, कि इज़ इट मी, फिर ये जवाब देते थे। इस तरह से इनका सारा कुछ होता था। फिर यही सब कुछ जो है ना कस्टम, इनके जो ट्रेडिशन हैं, ये सब कुछ चेंज हो जाते हैं यूरोपियन के आने से। फिर जो है ना कहानी में ये भी हमें दिखाया जाता है कि इनके जो कुछ रात होते हैं ना, जैसे कि जो मून वाले नाइट्स होते हैं, उनके अंदर जो लोग होते हैं वो बाहर निकलते हैं, इनके बच्चे खेलते हैं वहाँ पे और रात तक भी, और जो है ना ये अपने फार्म्स में भी जाते हैं। लेकिन जैसे ही जो डार्क नाइट्स होती हैं ये लोग बाहर नहीं निकलते, ये चुप हो जाते हैं। और इसके अलावा इनमें इनके जो फेस्टिवल होते हैं, एक तो इनका था पाम वाइन का फेस्टिवल होता था, यम्स का फेस्टिवल होता था, और इसके अलावा इनका एक और होता था, मतलब पीस होता था, वीक का पीस। उस वीक के अंदर आपने आराम और सुकून से ज़िंदगी गुजारनी है। लेकिन ओकोन्वो को उस पीस को तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो बीवी है वो कहीं अपने दोस्त से मिलने जाती है, मतलब पार्लर जाती है कुछ बाल वगैरह सही करवाने, लेकिन उसको आने में देर हो जाती है। फिर ये अपनी जो पहली बीवी है उससे पूछता है, क्योंकि जो इसकी बीवी गई होती है ना तीसरी वाली, वो वापस नहीं आती टाइम पे। फिर जब वो वापस आती है तो ये उसको मारता है, क्योंकि इसके बच्चों को ना ये जब पूछता है कि उसने खाना बनाया है कि नहीं, तो इसकी जो बड़ी वाली बीवी है वो कहती है कि मैंने बच्चों को खाना दे दिया है। फिर जब उसकी बीवी वापस आती है तो वो उसको बहुत मारता है, इतना मारता है। फिर लोग कहते हैं कि इसने हमारा जो पीस है ना इस वीक का ये तोड़ा है, तो इसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन वो सारे ओकोन्वो से डरते थे। फिर ये ओकोन्वो जो है ना एक तो ये कि इनके यहाँ जो औरतें थी वो काफ़ी ज़्यादा ओप्रेस्ड थी, लेकिन एक अच्छी बात भी थी कि जो औरत है वो सिर्फ मतलब घर में रहती थी, घर के काम करती थी, उसको बाहर के काम नहीं करने पड़ते थे। ठीक है। यानी जो घर का सरबराह था वो ओकोन्वो था। और इसके अलावा अगर इन्होंने किसी औरत से शादी करनी होती थी तो इसके लिए इनके पास पैसे भी होने चाहिए थे, इनका घर भी होना चाहिए था, और तभी ये जो है ना उस औरत से शादी कर सकते थे। और फिर हमें ओकोन्वो की ज़िंदगी में उसके बाप की रिफ्लेक्शन जब नज़र आने लगती है तो ओकोन्वो अपने ऊपर एग्रेसिवनेस का लबादा ओढ़ लेता है। तो हर वो चीज़ करता है जिससे उसके बाप को नफ़रत थी या उसका बाप डरता था। जो ओकोन्वो का बाप था, उनुका था, उसको ब्लड से डर लगता था, जबकि जो ओकोन्वो है वो जंगें लड़ता है। ओकोन्वो का जो बाप था वो सिंगिंग के आगे था, म्यूज़िक करता था, डांस वगैरह करता था, मतलब उसके अंदर ना फेमिनाइन क्वालिटीज़ पाई जाती थी। इस तरह के इसको कहते थे कि ये औरतों वाले काम करता है, जबकि जो ओकोन्वो है वो ये सारी चीज़ें नहीं करता था। फिर जो ओकोन्वो का बाप है वो एक रेस्पेक्टेबल नहीं था, क्योंकि एक तो ये कि उसने कुछ ऐसा किया नहीं, ना ही इसको इनहेरिटेंस में कोई पाम वाइन मिले, ना इसको जैम्स मिले, इसको कुछ भी नहीं मिला, जिसकी वजह से अपने बाप से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता था और हमेशा कोशिश करता था कि अपने बाप के जैसा ना बने। इसी वजह से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर का था। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है हमें ये पता चलता है कि जो एचईबी है उसने यूरोपियन जो मिशनरीज़ हैं, जो कॉलोनियल पावर है, उसको दिखाया है। और इसके अलावा जो उन्होंने आकर यूमोफिया के अंदर उनकी ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब किया था, उस चीज़ को भी दिखाने की कोशिश की है। ये जो क्लैश पाया जाता है इग्बो कल्चर के अंदर, जो कि कॉलोनाइजर्स के आने से पैदा हुआ, जो टेंशन पैदा हुई, जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, जो टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुई, उसके बारे में बात की है। ओकोन्वो के स्ट्रगल के बारे में बात की है, ओकोन्वो के पर्सनल फीलिंग के बारे में बात की है, और उसके अलावा उसके जो पर्सनल फीलिंग है, उसका जो पर्सनल जो उसका प्राइवेट लाइफ है, उसमें जो सोसाइटल चेंजेस आते हैं उसके बारे में बात की है। इसके अंदर ट्रैजिक क्लाइमेक्स कब आता है? जब ओकोन्वो अपने कल्चरल शिफ्ट को और जो उसका पावर खो चुका होता है उसको एक्सेप्ट करने से आरी हो जाता है, यानी वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता कि उसका डाउनफॉल आ गया है।
یہ کیوں ہوتا ہے؟ بیسکلی جو کہانی سٹارٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، آدمی کی بیوی کو کوئی اور آدمی کسی اور گاؤں کا آدمی مار دیتا ہے، پھر اگبو سے جو اوکونوکو ہے وہ جاتا ہے اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے، تو وہاں سے 2 بچے لے کر آتا ہے، ایک لڑکی ہوتی ہے اور ایک لڑکا ہوتا ہے، یہ وہ خون کے بدلے میں لے کر آتے ہیں۔ جو لڑکی ہوتی ہے وہ اس آدمی کو دی جاتی ہے، لڑکا ہے وہ اوکونوکو کے ساتھ رہتا ہے، جبکہ جو لڑکی ہے وہ اس آدمی کو بدلے میں دی جاتی ہے۔ پھر یہ جو اوکونوکو ہے اس کا جو اپنا بیٹا ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو بیٹا ہے اوکونوکو کو لگتا ہے کہ یہ اس کے باپ کی طرح ہے، یہ اس سے بہت زیادہ جو ہے نا غصے میں ہمیشہ رہتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم بہت ہی بزدل ہو اور اس کے علاوہ تم کام نہیں کرتے، بہت لیزی ہو، جبکہ جس غلام کو یہ لایا ہوتا ہے، جس بچے کو یہ بدلے میں لایا ہوتا ہے، وہ بچہ اس کی ہر بات مانتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو اس کی اٹریکشن ہوتی ہے، وہ جو اس کی افیکشن ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ پھر دھیرے دھیرے جب ان میں باپ اور بیٹے والی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو گاؤں کے لوگ آ کر اس کو بتاتے ہیں کہ تم نے تو اس کو مارنا تھا، تم تو اس کو بدلے کے لیے لے کر آئے تھے، لیکن اب تم اس کو نہیں مار سکو گے کیونکہ تمہارے اندر تو باپ والی فیلنگز آ گئی ہیں۔ پھر اوکونوکو کیا کرتا ہے، جب وہ اس بچے کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ چلو تم ہمارے ساتھ چلو، ہم جو ہے نا یہاں سے تمہیں تمہارے ماں باپ کو ملانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ بچہ بہت خوش ہوتا ہے۔ جب وہ وہاں جا رہا ہوتا ہے تو قافلے والے اس پر چھریوں سے حملہ کرتے ہیں، وہ بچہ بہت زخمی ہوتا ہے، بہت رو رہا ہوتا ہے، وہ بھاگتا ہوا آتا ہے اوکونوکو کے پاس کیونکہ وہ اس کو باپ سمجھتا ہے اور یہ بھی اس کو بیٹے کی طرح ٹریٹ کرتا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ مجھے بچا لے گا، لیکن آخر میں یہ اس کو مار دیتا ہے کیونکہ اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میں نے اس کو نہ مارا تو یہ جو میری 9 جو ولیجز ہیں ان کے اوپر دھاک بیٹھی ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے گی اور لوگ مجھے عورتوں کی طرح سمجھنے لگ جائیں گے۔ اس کو مار دیتا ہے تو آگے یہ ہوتا ہے غلطی سے اس سے گولی چلتی ہے اور یہ جو گولی چلتی ہے اس کے اندر ایک آدمی ہوتا ہے، مشہور آدمی، اس کا بیٹا مارا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو گاؤں سے نکال دیا جاتا ہے، ایگزائل کر دیا جاتا ہے کسی اور گاؤں کے اندر۔ وہاں یہ اپنے سسرال میں جاتا ہے، اس کو وارملی ویلکم کیا جاتا ہے۔ جب یہ وہاں سے 7 سال بعد واپس آتا ہے، جب اس کی ایگزائلمنٹ ختم ہوتی ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ جو اس کے لوگ تھے وہ ٹوٹلی چینج ہو چکے تھے، ان کی جو کلچرل ویلیوز تھی، جو ان کی کلچرل آئیڈینٹی تھی وہ ختم ہو گئی تھی اور جو کولونیلزم کا امپیکٹ تھا وہ ہر طرف نظر آ رہا تھا، سب کچھ چینج ہو گیا تھا۔ اس نے ان سے لڑنے کی بھی کوشش کی لیکن سب لوگ جو ہے نا پیچھے ہٹ گئے، یہ اکیلا رہ گیا اور پھر اگلے دن عدالت نے یہ آرڈر دیا کہ اس کو پکڑ کر لایا جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کو پکڑ لیتے اس نے اپنے آپ کو پھندا لگا لیا اور یہ مر گیا۔